संध्या। मैं डॉक्टर शालिनी सलोनी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में के 23 अगस्त 2026 दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहन करना है। तो आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज के वक्ता से परिचय कराती हूँ। तो इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत की एक वरिष्ठ, अनुभवी एवं अत्यंत सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा। डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा MD होम्योपैथी योग्यताधारी चिकित्सक हैं तथा वर्तमान में धबलेश्वर होम्यो क्लिनिक कटक उड़ीसा में कंसल्टेंट के रूप में एक अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने अपने दीर्घ एवं समर्पण चिकित्सकीय जीवन में 35 वर्षों का समृद्ध क्लिनिकल अनुभव अर्जित किया है, जिनमें उन्होंने विशेष रूप से दीर्घकालीन रोगों, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा कैंसर रोगियों की पेलिएटिव केयर में उल्लेखनीय कार्य किया है। डॉक्टर पांडा ने उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर कटक सर्कल के रूप में भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं, जो उनके प्रशासनिक एवं चिकित्सा कौशल का परिचायक है। शिक्षण क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने लगभग 18 वर्षों तक डॉक्टर अभीन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर के मटीरिया मेडिका विभाग में अध्यापन कार्य किया है, जिससे अनेक विद्यार्थियों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने उन्होंने CCRH भारत सरकार के अंतर्गत एक सहयोगात्मक शोध परियोजना में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्य किया, जिसका विषय था इफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक थेरेपी ऑन ड्यूरेशन ऑफ लेबर। वे विभिन्न इंडक्शन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम्स तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में सक्रिय रही हैं, जिनका आयोजन CCRH नई दिल्ली उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया। डॉक्टर पांडा ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा उनके लेख प्रतिष्ठित जर्नल जैसे IJRH एवं PubMed इंडेक्स जर्नल में प्रतिष्ठित हुए हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें हनीमेनियन प्रतिभा सम्मान 2014, बेस्ट होम्योपैथ अवार्ड, वुमेन ऑफ इंस्पिरेशन अवार्ड, भारत होम्यो रत्न आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी वे सक्रिय रही हैं तथा लायंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम में से डायबिटीज अवेयरनेस कार्यक्रमों का सफल संचालन किया है। डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा का व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान, सेवा एवं समर्पण का अद्भुत संगम है, जो उन्हें एक उत्कृष्ट चिकित्सक, शिक्षक एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। तो आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके गहन अनुभव एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर सुमना कुमारी पांडा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सलोनी जी। सबको शुभ संध्या। आपने मेरे बारे में इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, इसकी मैं कितना उससे भगवान जी का ही काम करते हो ना, तो ईश्वर का ही काम हम करते हैं। तो आज ए डॉक्टर हमको सेवा करना है और हम वही करते हैं। तो सबको शुभ संध्या। धन्यवाद फिर से देती हूँ सलोनी जी एंड सारे डॉक्टर्स को धन्यवाद अर्पण करके मैं थैंक यू सो मच। मेरा लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले IFPH का जितने ऑर्गेनाइजर्स है सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मेरे टीचर डॉक्टर MK साहनी जी, मेरे सारे ऑर्गेनाइजर्स,
तो सबको बहुत बहुत कृतज्ञता। फिर उसके बाद में मेरा लेक्चर शुरू करें। तो आज का लेक्चर जो है मेरा, उसके ऊपर है कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो सबके क्लिनिक्स में हमको देखने को मिलता है और बहुत सारे केसेस देखने को मिलता है। सबसे अच्छा मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है मेरे हिसाब से। एंड क्लासिकल होम्योपैथी में भी और कोई माइंड के ऊपर जाते हैं, कोई की नोट प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं, कोई एसेंस में जाते हैं, टोटलिटी पे। तो सब में जो मेरा यूजुअल प्रिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बेसिंग अपॉन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के ऊपर मैं यूजुअली जाती हूँ। बट हमको कई बार मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी काम करता है बट थोड़ा लेट हो जाता है। तो उसके बारे में पेशेंट को बहुत सारा तकलीफ है। सो इन दोज कंडीशंस तो उसी समय हमको मदर टिंचर्स का हेल्प लेना जरूरी हो जाता है। तो इसी हिसाब से आज का डिस्कशन मदर टिंचर के ऊपर है। लेकिन सिर्फ मदर टिंचर में रिकरेंट यूटीआई ठीक नहीं हो सकता। उसको क्योर करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत जरूरी है। बट अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो एक्यूट कंडीशंस है उसको डील करने के लिए पेशेंट को जल्दी हम कैसे जल्दी रिलीफ दे सकें वो सोचने के लिए हमको मदर टिंचर्स का हेल्प वो भी जरूरी हो जाता है। तो आज का डिस्कशन मदर टिंचर्स के ऊपर है। आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। मैं शेयर करती हूँ मेरा पीपीटी पहले। ये सबको दिखाई देता है? हेलो? यस मैम, दिख रहा है स्क्रीन। ओके ओके, ठीक है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम किसको बोले? जो रिकरेंट यूटीआई है रियली, उसमें क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन 2 बार या 2 बार से ज्यादा हो जाता है विद इन 6 मंथ्स और एटलीस्ट 3 इन्फेक्शंस विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर हो जाता है, तो तब हम उसे रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। रिकरेंट यूटीआई यूजुअली लेडीज लोगों में, फीमेल में बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। एंड द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म एस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई। हम सबको पता है कि ई कोलाई सबसे ज्यादा दिखता है। अदर ऑर्गेनिजम्स में हम कल्चर करें तो उसमें मिलता है कि क्लेप्सियला, स्टाफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, प्रोटियस मिराबिलिस, एंट्रोकोकस फिकालिस, ये हर तरह का मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा केस मेरे को भी मैंने देखा है कि आप सबको भी वही मिला होगा कि सबसे ज्यादा ई कोलाई मिलता है, एस्चेरिचिया कोलाई मिलता है। एंड यूटीआई किसमें ज्यादा है, ये इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित किससे होता है ना? एनाटोमिकल। एनाटोमिकल जैसे फीमेल में ज्यादा है क्योंकि उनका यूरेथ्रा बहुत स्मॉल यूरेथ्रा है और वो जल्दी इन्फेक्शन को कैच करता है। एंड फंक्शनल लाइफस्टाइल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड इनएडिक्वेट ब्लैडर एम्प्टिंग। ब्लैडर से पूरा यूरिन खत्म नहीं होगा तो पोस्ट वर्ड यूरिन बढ़ जाएगा। यूजुअली 150 ml के ऊपर बढ़ जाता है तो वहां पे ब्लैडर बैक्टीरिया ग्रो करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। एट्रोपिक वेजाइनाइटिस, एट्रोपिक वेजाइनाइटिस में क्या होता है ना, यहाँ पर वेजाइना का वॉल यूजुअली थीन हो जाता है और जो नेचुरल एंटी माइक्रोबायल एजेंट्स जो है वहां पे जो ग्रो करते हैं वो इस्ट्रोजन के सहारे ग्रो करते हैं। जब इस्ट्रोजन विड्रॉल होता है मेनोपॉज में स्पेसिफिकली, उस टाइम पे एट्रोपिक वेजाइनाइटिस बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो करने को बहुत इजी हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर हफ्ते में 3-4 बार हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी, 5 बार हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, रॉबिंग ज्यादा होता है।
तो रेक्टम अनस से और वेजाइना से बैक्टीरिया यूरेथ्रा में घुसने में बहुत इजी हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये भी हाई फ्रीक्वेंसी सेक्सुअल एक्टिविटी इज ऑल्सो ए रिस्क फैक्टर। एंड यूज ऑफ स्पर्मिसाइड्स, जो लुब्रिकेंट्स जो यूज करते हैं, जैसे कंट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं हम, स्पर्मिसाइडल कंट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वाजाइना का कंडीशनिंग बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए इजी हो जाता है। तो एंड मेनोपॉज में भी वो इजी होता है। तो ये सारा कंडीशंस रिस्क फैक्टर्स में आता है। एपिडेमियोलॉजी की तरफ हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 in 3 वुमेन, so this statistics is too high in recurrent UTI, especially in women. I told you that the anatomical condition is like that, very short urethra, very close to vagina, close to anus, and जब लेडी बैठ के अगर यूरिनेट करती है तो ग्राउंड से बहुत जल्दी बैक्टीरिया उठ जाते हैं अंदर। तो ये एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, women have an uncomplicated UTI before the age of 24. Before the age of 24 approximately 1 in 3 women हमको मिलते हैं रिकरेंट यूटीआई में। और लाइफ टाइम प्रिवेलेंस की हम बात करें तो वन सिम्टोमेटिक यूटीआई इन वुमेन इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 50%, एंड विथ अबाउट 26% of women demonstrating a recurrence during 6 months of follow-up after treatment of the initial UTI. Initial UTI ट्रीटमेंट हुआ है, फिर 6 महीना के अंदर फिर रिकरेंस हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है ना, सम ऑफ द बैक्टीरिया रिमेन्स एंड दे ग्रो एंड अगेन दे आर बिकम्स एन यूटीआई। तो प्राइमरी केयर सेटिंग्स में एक स्टडी में देखा गया था कि 53% ऑफ वुमेन हु वर 55 एंड ओल्डर and 36% of younger women reported a recurrence within 1 year. रिस्क फैक्टर्स हम अगर डिस्कस करें तो उसमें क्या आता है ना, include the use of a diaphragm with spermicide, menopause, untreated atrophic vaginitis, frequent sexual intercourse। और मेनोपॉज क्यों, मेनोपॉज में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन विड्रॉल होता है। ईस्ट्रोजन विड्रॉल होने के बाद एक कंडीशन होता है, वेजाइना बहुत थीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसमें ईचिंग होता है। तो दैट कंडीशन इज वेरी सुइटेबल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और बैक्टीरिया वेजाइना में रहते हैं so it becomes very easy to enter into the urethra because the anatomical situation is like that. And untreated atrophic vaginitis, तो मैंने बोला कि सेम थिंग उसी में भी होता है। and frequent sexual intercourse, spermicides and a lack of estrogen effect will disrupt the normal vaginal flora. Normal vaginal flora disrupt हो जाता है in these conditions, while sexual intercourse tends to introduce vaginal bacteria into the urethra and the bladder. जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, जैसे सिस्टर या मदर का रिकरेंट फ्रीक्वेंट यूटीआई है तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो इम्यून फैक्टर रहता है, एंड दी बैक्टीरिया को रिसीव करने के लिए जो सेल्स रहते हैं, तो नेचुरल डिफेंस बहुत कम होता है, तो बैक्टीरिया रिसेप्टिंग सेल्स वहां पे बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक फैक्टर्स। एंड इम्यून रेस्पॉन्स भी वहां पे बहुत कम रहता है, तो इसीलिए वहां बैक्टीरिया ग्रो करना इजी होता है। सिस्टोसिल भी एक मेजर फैक्टर है, ब्लैडर फिस्टुला, सिस्टोसिल, ब्लैडर डायबिटिकुला। ये क्या है, सिस्टोसिल क्या है ना, लाइक डायबिटिकुला वो एक पाउच है जो बढ़ जाता है, ब्लैडर से एक पाउच निकल आता है। मोस्टली ये कहाँ होता है ना, ड्यू टू वीकेंड दी पेल्विक फ्लोर मसल्स, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, या वाजेना एंड ब्लैडर का मिडिल वाला जो वॉल है वो अगर वीक हो जाता है तो ब्लैडर वहीं पे एक्सपांड कर जाता है उस कंडीशन। मोस्टली आफ्टर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ ये होता है यूजुअली, या बहुत भारी चीज बहुत साल तक उठाते रहे, ऐसा काम किया कोई लेडी, तो उस कंडीशन में होता है। मेनोपॉज में होता है,
तो ये सारे कंडीशंस में सिस्टोसिल होने से क्या होता है ना, ब्लैडर एम्प्टिंग प्रॉपरली नहीं होता, पोस्ट भर्ड यूरिन, इवन यूरिनेट करने के बाद भी बहुत ज्यादा यूरिन रुक जाता है अंदर। तो यूरिन रुक जाने से क्या होता है ना, वहां बैक्टीरिया ग्रो करने को बहुत इजी रहता है, बहुत सुविधा हो जाता है। तो इन दोज कंडीशंस ऑल्सो सिस्टोसिल में बहुत ज्यादा, सिस्टोसिल हमको पता चलेगा बाद में, एक स्लाइड मेरा है, मैं वहां पे आऊंगी कि मेनोपॉज में यूजुअली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड भी होता है। तो सिस्टोसिल, ब्लैडर फिस्टुला, ब्लैडर डायबिटिकुला, क्रॉनिक डायरिया में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है और बैक्टीरिया अंदर जाने को बहुत सुविधा हो जाता है। एंड डिहाइड्रेशन भी क्रॉनिक डायरिया में होता है, तो बैक्टीरिया रुक जाते हैं क्योंकि फ्लूइड बहुत ज्यादा नहीं रहता कि रिपीटेड यूरिनेट करने को नहीं होता है, तो वहां पे फ्लश आउट प्रॉपरली नहीं होता, बैक्टीरिया रुक जाता है। डायबिटीज में भी सिमिलर सिचुएशन है। डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा और यूरेथ्रा में आ जाता है, ब्लैडर में एंड यूरेथ्रा में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का परसेंटेज रहता है, व्हिच इज द बेस्ट मीडियम टू ग्रोथ फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंड वहां पे भी नेचुरल एंटी माइक्रोबायल जो डिफेंस है, नेचुरल डिफेंस, वो कम हो जाता है डायबिटिक कंडीशन में, मेनोपॉज में। so in those conditions also they are very prone to recurrent UTIs। तो रिकरेंट ये भी क्लिनिक्स में मिला है कि पेशेंट को पता नहीं वो डायबिटिक है, लेकिन वो लेडी रिपीटेड यूटीआई में आई है, बोलती है कि बार बार मेरे को क्यों होता है ऐसा, एंड इचिंग रहता है, ड्राइनेस, बर्निंग भी रहता है। तो बर्निंग यूरिनेशन रिपीटेडली क्यों होता है, ये क्यों होता है? तो फिर वहां पे फास्टिंग, पोस्टप्रांडियल शुगर देखो, HbA1c देखो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस मिलता है उन दोज कंडीशन। एंड फास्ट यूटीआई बिफोर एज 16 ईयर्स से पहले अगर रिकरेंट यूटीआई होता है, तो वहां पे हमको कोई एनाटॉमिकल माल की बात भी सोचना चाहिए। वहां पे हमको कोई फिस्टुला भी हो सकता है या रिट्रोग्रेड फ्लो भी हो सकता है। कभी कभी एनाटोमिकली ब्लैडर का जो फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें रिट्रोग्रेड फ्लो होता है, ब्लैडर से यूरेटर की तरफ यूरिन फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं और पूरा किडनी को अफेक्ट करते हैं, एंड इन लॉन्ग रन दे में डैमेज द किडनी। तो उस कंडीशन में हमको जल्दी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जैसे एक्सरे, केयूजी या अल्ट्रासाउंड, ये सब करके हमको उसको देखना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑलरेडी आई हैड डिस्कस, यूजुअली टू बैक्टीरिया, वेजिनल म्यूकोसाल adherens factors। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोला, एंड हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, रिस्क ज्यादा है। एंड हिस्ट्री ऑफ 5 और मोर यूटीआईज। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हिस्ट्री में 5 और मोर यूटीआईज की बात हम करें, तो उस कंडीशन में सपोज पेशेंट पहले एंटीबायोटिक्स लिया था लेकिन फुल कोर्स नहीं लिया, तो उन दोज कंडीशंस में क्या होता है, बैक्टीरिया रह जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स भी फुली लिया फिर भी वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस है, तो हाँ वहां भी रुक जाता है। अगर फुल लिया, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर इन्फेक्शन हुआ या मेनोपॉज है, जैसे मैंने बोला कि वेजिनल वॉल बहुत थीन हो जाता है, वहां पे नेचुरल डिफेंस कम हो जाता है, और डायबिटिक कंडीशन उसमें ग्लूकोज यूरेथ्रा में ज्यादा रहता है। तो इन दोज कंडीशंस ऑल्सो 5 बार यूटीआई हो गया, हिस्ट्री है, तो उसको रिकरेंसी होने का चांसेस और भी ज्यादा है। तो इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया फ्लश आउट होकर नहीं जाते, रुक जाते हैं, तो इनएडिक्वेट एम्प्टिंग भी होता है ब्लैडर का। तो इन दोज कंडीशंस ऑल्सो रिकरेंट यूटीआई होता है। इंक्रीज्ड पोस्ट बर्ड रेसिडुअल यूरिन, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट, बहुत ज्यादा
इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग हुआ तो बैक्टीरिया ग्रो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड न्यू और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो वो तो आएगा ही, बैक्टीरिया डिफरेंट ऑर्गन पर्सन से आएगा। शॉर्ट एनल टू यूरेथ्रल नेटस डिस्टेंस, जैसे एनाटॉमिकल पॉइंट मैंने बोला लेडीज में ज्यादा है। तो यूरेथ्रल डाइवर्टिकुला, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूज ऑफ स्पर्मिसाइड कोटेड कंडोम्स। तो स्पर्मिसाइड कोटेड कंडोम्स में क्या होता है कि वैजिना का नेचुरल डिफेंस खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वहां बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो यूरेथ्रा में घुस जाते हैं, वो इजी होता है। इसीलिए उसको एंटी स्पर्मिसाइडल कोटेड कंडोम्स यूज करना जरूरी है इन दोज कंडीशन। पर्सनल हाइजीन फैक्टर्स, जैसे बोला कि हाइजीन रिस्क फैक्टर्स में फेलिंग टू यूज ए जेंटल लिक्विड सोप व्हेन वॉशिंग दी वेजिनल एरिया, अच्छे से वॉश नहीं किया। एंड और एक चीज बहुत छोटे बच्चे में तो मिलता है, जब उसकी मदर क्लीन करती है ना टॉयलेट के बाद, पहले अगर रेक्टल अनल एरिया क्लीन किया फिर उसी टॉवल में ही यूरेथ्रल एरिया क्लीन किया, तो वहां अनस से बैक्टीरिया आके यूरेथ्रा में घुसते हैं, ये यूजुअली होता है, कॉमनली फोन। सो पहले यूरेथ्रल एरिया वल्गल एरिया क्लीन करना चाहिए, फिर उसके बाद अनल एरिया क्लीन करना चाहिए। ये नहीं होने से भी यूटीआई होने का बच्चों में यूजुअली पीडियाट्रिक्स ग्रुप ये देखने को मिलता है। एंड वाइजेनल एस्ट्रोजन, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में कोई कोई वाइजेनल एस्ट्रोजन भी यूज करते हैं, और करने की भी जरूरत नहीं में तो बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत अच्छा है उस कंडीशन में, we can use that. And some plants also we can, in natural product we can, berries like cranberry, blueberry, the lemon juice, everything I will discuss here also. Not washing hands before wiping the vaginal area, taking baths instead of showers. तो सार नहीं लेके कोई पॉन्ड में कोई रिवर में बात किया तो उन दो कंडीशन ऑल्सो यूटीआई का चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क होता है। तो ये क्या है, ये पॉइंट बहुत सिंपल है बट यूजुअली कमन कमन मिस्टेक होता है। जब वेजिनल एरिया वॉश करने के बाद क्लीन करने का, तब बैक टू फ्रंट करने का, अ, नहीं करने का, फ्रॉम बैक टू फ्रंट नहीं करने का, फ्रॉम फ्रंट टू बैक करने का। तो फ्रंट टू बैक करने से चांस बहुत कम है, लेकिन बैक टू फ्रंट करने से चांस बहुत ज्यादा है। सिस्टोसिल ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये पेल्विक फ्लोर मसल्स जहाँ वीक हो जाते हैं, वहां पे एक पाउच निकल आता है, ब्लैडर ड्रॉप्स एंड वेजिनल वाल कैंसर होता है, ब्लैडर ड्रॉप होके एक पाउच जैसा कैविटी फॉर्म कर देता है। ये रिकरेंट चाइल्ड बर्थ में, एजिंग में, मेनोपॉज में, एस्ट्रोजन विड्रॉल से होता है। ये ऑलरेडी डिस्कस किया। हेवी लिफ्टिंग, क्रॉनिक कॉफिंग, ऑनगोइंग कॉन्स्टिपेशन, बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से भी ये हो सकता है। तो ओबेसिटी और जेनेटिक फैक्टर्स ये भी है। कॉमन सिम्टम्स हमको कैसे पता चलेगा कि सिस्टोसिल से ये हुआ है कि नहीं? यूजुअली सिस्टोसिल से माइल्ड हुआ तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा बड़ा सिस्टोसिल हो गया या डायबिटिकुलर थोड़ा साइज ज्यादा हुआ तो इस कंडीशन में हमको प्रेशर फील होता है पेल्विस में और वाजिना में, वहाँ हमको इनकंटिनेंस भी होता है, जैसे स्नीजिंग, कॉफिंग, इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन और लीकिंग, एक्सीडेंटल लीकिंग वहाँ पे होता है, हम उसे स्ट्रेस इनकंटिनेंस जैसे बोलते हैं। तो ये यूजुअली मेनोपॉजल लेडीज में होता है और एस्ट्रोजन विड्रॉल के लिए कॉमनली होता है। डिफिकल्ट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेन भी रहता है, ड्राइनेस रहता है, तो ये सब इसका सिम्टम। इसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन हमारा बहुत अच्छा मेडिसिन है, जैसे हमको पस्टिकम दे सकते हैं, पल्सटिला दे सकते हैं, लाइकोपोडियम दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आता है हमारा रूब्रिक है, इसके ऊपर हम टोटलिटी में यूजुअली मेरे प्रैक्टिस में मैं फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स के ऊपर डिपेंड करती हूँ, और कॉमन सिम्टम्स हमको मिल जाता है ब्लैडर, यूरिनेशन, इनवॉल्यूंटरी, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब में हमको मिल जाता है। तो ये सब रूब्रिक लेके और जनरल्स के साथ मैच करके
तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी चूज करना चाहिए। बट इसके साथ ये एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही हेल्पफुल है, दैट इज केगल्स एक्सरसाइज। So Kegel's exercise, if we are adding to the homeopathic constitutional remedies, then it helps a lot, especially in case of stress incontinence, usually in menopausal ladies due to testosterone. Diabetes already I had discussed कि E. coli इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एंड ब्लैडर इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग इसमें होता है क्योंकि इसमें ग्रेजुअली नर्व डैमेज होता है एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी भी कम होता है। इंसुलिन और एक सबसे बड़ी बात है कि इंसुलिन रेगुलेट्स दी एंटीमाइक्रोबायल पेप्टाइड्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो जैसे ये पेप्टाइड्स जैसे क्या प्रोटीन सब्सटेंस जैसे सोरियासिन एंड आरनेज 7, तो ये दोनों को रेगुलेट करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन का फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाता है तो ये दोनों भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। So disrupting the natural peptides, weakening the urinary bladder's defense barrier, ये यूटीआई रिकरेंट यूटीआई देखने को मिलता है इन केस ऑफ डायबिटीज। इट इज वेरी वेरी कॉमन इन डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज mellitus, टाइप 1 डायबिटीज mellitus, रिकरेंट यूटीआई वेरी कॉमन। क्लिनिकल फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिसीरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसीरिया एंड सुप्राप्यूबिक पेन अगर हमको मिलता है तो 90% ऑफ द वुमेन में हमको सिस्टाइटिस भी है, और उसके साथ हमको फीवर, चील, राइगर जैसे यूरेथ्राइटिस भी हो सकता है। तो इन दोज कंडीशंस राइगर्स, मार्क्ड फैटिग, ये जहाँ पसल्स हमको प्लेंटी मिलता है, काउंट नहीं किया जा सकता, तो इन दोज कंडीशंस फीवर, चील, राइगर ये सब है। लेकिन ये कंडीशन में मैं एक बात बोलूंगी कि इन दिस कंडीशन वी आर द लीडिंग वन। कोई भी एंटीबायोटिक्स से बहुत जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है, नॉट इन दी केसेस जब हम काउंट कर सकते हैं बहुत ज्यादा, इन 3 फिगर्स में, 4 फिगर्स में भी मैं बोल सकती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत जल्दी काम करता है। जो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में विद इन ए वीक ओनली the more than 100 pus cells will come down to 8 to 10 like that within a week, not more than that. So the medicine we have to think of according to the symptomatology, but specifically in acute cystitis, acute urethritis associated with the infections are more with the offensive urination, very marked prostration with fever, feel. Really, arsenicum album is a very, very good drug. Most of the time, pyrogen of course indicated, but most of the time I have seen the symptoms in acute conditions, symptoms indicate towards arsenicum album. In chronic cases, mostly the constitutional remedy we can think of. But when the bonding and all these things are very much bad, we can think of Campharis, we can think of Corvallis vulgaris, Carrera brava, hydrangea. I will discuss all those drugs now. In pyelonephritis include fever, chills, flank pain, costovertebral angle tenderness, nausea, and vomiting. In male, all those things we have discussed mostly in female cases, women. But in male also we find recurrent UTI, but statistics is very less in comparison to females. So in male we find chronic bacterial prostatitis. Usually, commonly we find in chronic bacterial prostatitis recurrent UTI. What happens there? The bacteria hides inside the prostate tissue, creating a reservoir. Just in female, the bacteria hides inside the vaginal mucous membrane. Here also in male, they hide inside the prostatic tissue, creating a reservoir, and they reinfect the urinary tract. So urinary stasis and blockage
Also, we find specifically in calculus conditions, the BPH urethral strictures or bladder stones prevent bladder from emptying completely. So in those cases, what happens? These stones, they might be stone in bladder, might be in urethra, might be in ureter or kidney. So in those conditions, what happens? The complete emptying is very difficult. So the emptying completely is very, very difficult. So the urination, post-body urination is more in these conditions, and which causes the excites bacterial growth. Incomplete treatment already I have discussed, and other factors like uncircumcised men with poor hygiene, unmanaged diabetes, previous use of urinary catheters, and can predispose men to UTIs. So prevention tips, I will go. The hydration is very, very important because that will flush out bacteria. Proper hygiene, specifically in children, wipe from front to back, and breathable clothing. The tight clothing is again in ladies, specifically young ladies. The tight clothing will excite the bacterial growth, which may cause recurrent UTI, the chronic leukorrhea, the pelvic inflammatory disease, and sometimes we may find those are associated with the in pelvic inflammatory disease in severe cases may cause aldation also. So that's why the breathable clothing, inner tight garments is not at all advisable for the young girls, specifically young girls and ladies, all ladies. So prevent constipation, specifically in children, we have to take care of this. Switch to standard non-spermicidal lubricated condoms to eliminate chemical irritation. Urinate immediately after sexual activity to flush out any bacteria. So after sexual activity, if the lady will urinate and wash that area, that will flush out. In breathable clothing also, I will add. I am adding something that in India, most of the states are very hot states. The climate is very hot, the sweat remains inside, and due to our ritual practice that after urination we wash, the wet atmosphere remains in the sexual parts. So that's why that should be very airy and well ventilated. That's why tight inner garments is not advisable. So recurrent UTI, some plant medicines usually we can use like cranberry, uva ursi, green tea. So these are the plant. Cranberry is usual. That our Barbus vulgaris also is prepared from that cranberry. So if someone is taking everyday some cranberry, and it is very difficult for them to suffer from recurrent UTI. And citrus fruits like lemons and limes, berries such as raspberry and cloudberries also help a lot. So how the cranberry helps? Cranberry helps contains a type of proanthocyanidin. This compound prevents E. coli bacteria from sticking to the bladder wall. Multiple trials confirm its preventive benefit. So it prevents cranberry. It will not allow E. coli bacteria to stick to the bladder wall. Okay. And uva ursi, we are having uva ursi is very, very effective in our practice also. The known as beerberry, it contains arbutin. It contains a substance known as arbutin, which transforms into an antiseptic compound called hydroquinone in alkaline urine. So it is used for short-term support rather than long-term prevention. I told you it will help for short-term support, but for long-term prevention, we have to depend upon the constitutional demand, not upon these mother tinctures. Okay. And green tea is rich in epigallocatechin gallate. So it is a green tea extract.
So it disrupts the bacterial biofilm and works synergistically with certain standard treatments to reduce resistance. Hydrastis can also golden seal, highly valued for its berberine content, and berberine exhibits broad spectrum antimicrobial activity and prevents uropathogenic strains from anchoring to the urinary lining. So Hydrastis mother tincture, canadensis mother tincture also used in case of chronic cystitis, recurrent cystitis. So already we had discussed plant medicines works by anti-adhesion, biofilm disruption, and diuretic effects. Okay. Citrus fruits like lemon juice, vitamin C, flavonoids are used. So they also act like the berries are rich in phenolic acid and tannins, which can directly inhibit the growth of common infectious bacteria like Staphylococcus and Salmonella. So they prevent of these two bacteria. Okay. So coming to the use of mother tinctures in recurrent UTIs, we find number one drug is Barbaris vulgaris, heavily used. Yeah. So what we find, everyone knows. So renal colic, Barbaris vulgaris can be used in case of acute cystitis, in nephritis, in case of urethritis. So all those conditions in chronic, to some extent in chronic conditions also, we find Barbaris vulgaris is indicated. So renal colic, specifically left side, but most important symptom is burning pain and sore, tender, sensitive to touch. The renal area is very sensitive to touch. The bladder area is very sensitive to touch. So we find aggravation by sitting, lying, and any jar aggravates the pain. So dysuria severe after aggravation before urination. Already we know that before urination Barbaris, after urination Sarsaparilla, at the close of urination Fusa and Equisetum, and before, during, and after urination Cantharis. Dysuria aggravation by motion also. Here we may find Barbaris vulgaris is also a very, very good drug for rheumatic and gouty conditions. So uric acid diathesis along with renal calculus. So left-sided renal calculus. Hematuria may be associated with that. So in these conditions, it may be associated with the inflammation of the hepatitis conditions associated. So in these conditions, Barbaris vulgaris can be thought of. Next drug is Cantharis, usually used. So constant intolerable urging to urinate, violent burning, cutting pain, strangury. Strangury is very, very important. Severe pain, Cantharis and epismel. We find in epismel, we find scanty urination. Here also we find scanty urination in case of Cantharis, but in epismel we find there might be dropsy associated with that, but fastlessness is most important in epismel associated with a dropsy and severe pain. And the pain specifically in the late afternoon, evening hours, from warm application, warm drinks, we find in epis, whereas in Cantharis we don't find all those symptoms. And strangury before, during, and after urination, but passes few drops. Hematuria might be also found in case of Cantharis. Epismel, a very good drug for nephritis and associated and cystitis. Burning, stinging, soreness, urethra during menstruation, scalding, incontinence of urine, and scalding of the parts we find in case of epismel. That last few drops burn and smart. But in Cantharis, we find before, during, and after urination, whereas epismel, we find scanty urine,
scalding of the parts during flow and last few drops for. This is very, very important in case of emphysema. Suppressed urine, drop, scanty reddish urine, and dropsy of lower eyelids, we know with the first case. But in chronic conditions, the mental symptoms are very, very important in case of emphysema. That is apathetic, very apathetic, indifferent, fearful, rage, grief. We find just like matramure, we find these symptoms, but matramure is not hard to please, and epismel is hard to please and jealous. What we won't find in case of matramure. Okay. So jealousy and hard to please is epismel, and complaints aggravated late afternoon, night, and work we find in case of epismel. Next is drug is sarsaparilla. So sarsaparilla, as we know, is a very good drug for pelvic inflammatory disease. Might be associated with adhesion, it sore, tender lower abdomen, the bladder region, associated with severe pain, unbearable at conclusion of urination. And renal colic, gravels in urine, right-sided renal colic. We find sarsaparilla is a very, very good drug. Urine dribbles while sitting, standing, neuralgia, excruciating pain from right kidney downwards. We find in case of sarsaparilla. Equisetum. Equisetum is a very, very good drug for cystitis. This is not a very good, can be prescribed, but not a very good drug for nephritis. This can be thought of in cystitis. So dysuria, frequent urging with severe pain at close of urination, just like sarsaparilla, but in sarsaparilla, pain continues for some time after urination. But in equisetum, pain stops after urination. But at close of urination, severe pain. And urine flows only drop by drop. Incontinence in old women, specifically in stress incontinence conditions, in menopausal ladies, where the leaking by the involuntary urination during sneezing might be there. So, or leaking at other conditions, we find incontinence in old women. In those conditions, if acute cystitis condition happens, severe pain at close urination, we may think of equisetum. And in children, we find with the dreams, urination of dreams, nightmares, just like calibrum, we find equisetum, but equisetum is used in mother tincture. Retention and dysuria during pregnancy and after delivery. So in these conditions also, we find equisetum is a very good drug. Borevia. Borevia is a fantastic drug associated with nephritis. The recurrent UTI associated with nephritis, associated with urinary stricture also, associated in case of rheumatic conditions. Also, we can think of Borevia. In case of stricture urethra to some extent in male persons also we can think of Borevia. Okay. So but here it is associated with a hypertension. Dropsy associated with a hypertension and healthy kidneys. But due to hypertension, we may find the condition is like this. Mild diuretic property we find in case of Borevia. So this is a very good drug for diuresis. Epismel is also a very good drug for diuresis. So in those conditions, if the chronic cystitis conditions, we find chronic nephritis conditions also might not be associated with the hypertension. We find in practice due to diuretic effect, Borevia relieves a lot. So associated with ascites,
would associated with the cirrhosis of liver, swelling of eyelids, hands and feet, rheumatic like pains. Another symptom in Borrelia mother tincture we find in case of dysmenorrhea. Borrelia acts very well. 10 drops every hourly if given associated with rheumatic pains, it relieves. FPGI. FPGI is also a very good drug, dependable drug. Chronic cystitis with dysuria, mucopus. So here the suppurative condition is there like hemophilia we find in FPGI, and uric acid deposits with gouty conditions we find just like Berberis vulgaris, like vesicaria, like class fever pastoris. Here also we find the gouty conditions in FPGI. And renal calculus also is a good drug. Pharyngium aqua. Pharyngium cystitis, urethritis, nephritis, renal colic, spasmodic stricture. In case of spasmodic stricture, we may find the indicated drugs like associated with pain, the Borrelia, Tribulostor, Eryngium. All these drugs are very, very dependable drugs. Cynodon drug, vesical calculus, retention of urine with chronic diarrhea. We know, everyone knows that Cynodon drug is a very good drug in case of colitis. In case of chronic colitis, we find Cynodon drug mother tincture a very valuable drug. So hemorrhage from any orifice is very, very important associated in Cynodon drug. In case of hydrangea arborescens, calculus, renal colic, hematuria, a very dependable drug, even if associated with stricture urethra, associated with BHP, a very dependable drug, hydrangea, and uva ursi, tribulostor, like these drugs are very, very dependable. Okay. In Pyrera brava, very good drugs. So acts on ureter, ureteric calculus, urine hard to start. So patient has to wait, dysuria. Patient has to strain for urination in case of hydrangea. But in case that happens specifically when associated with a BHP and stricture urethra. But in case of acute cystitis, we find a sharp pain in the left loin. In the left loin, sharp pain with a frequent desire, urethritis associated with a BHP, we find hydrangea is very, very good drug. But great fast associated and just like Ferrumpic and Sabalcerulata also, we know are very good drugs, just like hydrangea. But they are also we find pain. But in Sabalcerulata, a very good symptom aversion to sex we find associated with a BHP. Pyrera brava, renal colic, red sand in urine. This is also a left-sided drug. Okay. In left-sided renal calculus, also hydrangea and Pyrera brava can be thought of if symptoms match. Difficult micturition with strong urging, great straining, pain down thighs while making efforts to micturate. Okay. Pain down anterior pleural region. So, in this, basing upon the location and the red sand in urine associated with the calculus, violent pain in glans penis with associated with BP and urethritis. So, Pyrera brava is a very, very dependable drug to reduce pain. Tribulostor, genitourinary complaints of male usually, dysuria, incontinence, painful micturition. This can be thought of in stricture. Mostly in stricture urethra,
As I told you, in stricture urethra, we can think of hydrangea, we can think of Pereira brava, we can think of uh, Uva ursi, and so also tribulus star is also many scholarly articles are based upon tribulus star. In Ayurvedic system, you will find many articles on Uva ursi and tribulus star for reducing pain associated with the stricture urethra conditions. In homeopathy also we find the mother tinctures are very reliable in these conditions. The BP, prostatitis, calculous affections, sexual neurasthenia, stricture urethra, spermatoria, partial impotency caused by overindulgence also we find in case of tribulus drug, but very dependable drug. Associated in case of male. Abroma augusta, this is they are associated with the diabetes mellitus. Already we had discussed why recurrent UTI happens in diabetes mellitus. So here we know the symptoms like profuse urination day and night, dry mouth, increased thirst, all common symptoms. But here we find the constipation is associated and sleeplessness are we find very peculiar to Abroma augusta. And here also we find diabetes mellitus associated with rapid emaciation. Rapid emaciation, just like gymnema, cephalandra, and syzygium, we find rapid emaciation is associated with and fishy odor of urine. Burning sensation all over the body we find in case of Abroma augusta. Azadirachta indica, a good drug when associated with chronic fever, with chronic UTI, scanty high colored urine, scalding, copious, and strong odor. So, Azadirachta indica is associated with the gastric indigestion issues, associated with the recurrent cold attacks, associated with skin conditions. If we find all these things, then also, but in chronic fever, we have chronic fever, as I told you, the in chronic fever, I have seen in my practice that the most indicated drugs constitutional, of course. I had found usually tuberculinum as an intercurrent in many cases, and arsenic album, lycopodium, sarsaparilla, in many more cases of puja. So, frequently indicated drugs I have found. And associated with that, if we are giving Azadirachta indica, it also helps as an antioxidant immune booster in those conditions. So, Chimaphila umbellata, Chimaphila is a very good drug for suppurative conditions, pyogenic conditions of pyogenic cystitis, urethritis, like that conditions. We find the Chimaphila and our Epigea are very good drugs in those conditions. So chronic cystitis, acute prostatitis, healing of a ball in perineum, unable to urinate, a very peculiar symptom. Unable to urinate without standing, with feet wide apart and body inclined forward. So this is a very peculiar position where the urination is good. So basing upon this, we have to think of Chimaphila and a very dependable drug, specifically in pyogenic conditions. Uva ursi most dependable drug. Cystitis with hematuria, burning after urination, pyelitis. मैम मैम अब समय का बहुत कमी है तो थोड़ा जल्दी अब बाइंड अप Just finishing. Accompanied by uterine hemorrhage, Vesicaria communis. Vesicaria communis is also a very good drug for the rheumatic gouty diathesis or cystitis, prevents uric acid diathesis just like Plastiver suppositories, and is psychotic drug, controls suppuration of urethra,
due to tuberculosis or gonorrhea. This is also a very dependable drug. Apocyinum already we know in in nephritis conditions with ascites, dropsy, organic diseases associated with fast, and this is the difference from Apis mellifica. Apis mellifica fastless, and it is here the fast is good. Scanty urine and sweat, feels as if he could only sweat, he could get wet. Sweating relieves. Asclepias syriaca is a very good drug for dropsy. It might be hepatic, might be renal, might be cardiac, might be post-cardiac. Mitchella cystitis, Osimum. I have not used all these drugs. Osimum caryophyllatum, frequent urination, extreme burning during urination, passage of pus with urine, just like Chimaphila we may find, but Chimaphila positioning is very important. And this is also in first stage of gonorrhea, Osimum caryophyllatum. Oleum xanthali, frequent burning, smarting, smell, swelling, redness. But Flaspiversa pastoris, I have used frequently. Anti-uric acid remedy, frequent desire, urine heavy and phosphatic, chronic cystitis, hematuria, brick dust sediments we find, and albuminuria during gestation. We can think of Flaspi. So in case of preeclampsia, eclampsia conditions during pregnancy, when it is associated with albuminuria, also if there is a cystitis, we can think of Flaspiversa pastoris. Thank you for patient hearing. अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करके पूछे, और मैं वक्ता से भी अनुरोध करती हूँ कि वे उनका उत्तर दें। मूलेन ऑयल का उपयोग कैसे करना है? मूलेन ऑयल का रियली मैंने इतना यूज नहीं किया है, बट टेक्स्ट बुक राइट्स, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, but I have not used. The symptoms like the same thing, the burning, already you might have seen the symptoms like enuresis, constant dribbling of urine or frequent urging to urinate. Constant dribbling ये होता है यूजुअली बीपी में हो सकता है, बिनाइन एनलार्ज प्रोस्टेट की कंडीशन में हो सकता है। अब समय समाप्त हो गया है। मैं अपने वक्ता को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में अपने ज्ञान से योगदान देती रहेंगी। और मैं अभी सभी उपस्थित लोगों और प्रतिभागियों को भी उनकी उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही यह बैठक अब समाप्त होती है और इसे इंग्लिश टीम को सौंपा जाता है। ओवर टू इंग्लिश टीम। 1 मिनट समय है अभी। Yes, 1 yes. मिनट है। Yes, sir. 1 मिनट समय है। Yes, sir. तो Ramdanesh sir, बहुत- you can speak. You हाँ। can speak. Go ahead. वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर सुमना कुमार पांडा मैडम, बहुत बहुत अच्छा शानदार यूटीआई पर, रिकरेंट यूटीआई के पर बताए, और मेडिसिन, लॉट ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टोलॉजिकल एंड अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकल सिस्टाइटिस। वेरी वेरी थैंक्स। समय का अभाव है, आते रहिए। घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक का व्यवस्था। थैंक यू राम प्रवेश जी, धनेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Sumana Kumari Panda, madam. नमस्ते। And those who attend the Hindi session.